सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइस का डायरेक्टर। आज हम लोग पार्किंसन डिजीज़ को पढ़ेंगे। पार्किंसन डिजीज़ के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, उसके अंदर क्या चिकित्सा होनी चाहिए, उसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं, उन सभी को समझेंगे। और साथ ही साथ में इनमें कौन सी रेमेडीज़, 38 रेमेडीज़ में से कौन सी रेमेडीज़ हमें चलाना चाहिए बेहतर परिणाम के लिए। आप चाहें तो सेटल्ड रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, वो आप इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो आइए आगे बिना समय गंवाए, पार्किंसन डिजीज़, जिसको हिंदी में भी पार्किंसन डिजीज़ ही कहा जाता है, कंपन युक्त पक्षघात, जिसको हम पार्किंसन का जो हिंदी नाम है उसको बताया मैंने आपको। इसको पैरालिसिस एजिटेनस भी कहते हैं। पैरालिसिस अगेंस्ट ए क्रोनिक डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक बाय ट्यूमर, मसल्स वीकनेस एंड रिजिडिटी एंड ए पेसिकुलर गेंट, अर्थात तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा जर्नी रोग जिसके कारण, जिसको हम लोग पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? अज्ञात कारणों के परिणाम स्वरूप भी कई बार ये देखने को मिलता है, रोगी को कारण ही नहीं मालूम होता है। सेकेंडरी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें औषधियाँ ग्रेड वाइज में इसमें बताना चाहूँगा, अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। एक नंबर जो औषधियाँ, जिसमें रिजरपाइन, फिनोथायाजिन्स, मैक्टोक्लोप्रोमाइड और ब्यूट्रोफिनेनॉन्स आदि आते हैं। संक्रमण की जो अवस्था होती है, कारण क्या है? यही कारण है, ये रेमेडीज़ नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये कारण है। बिल्कुल कारण को ध्यान दीजिएगा। संक्रमण के कंडीशन में स्नेफेल्डाइटिस, लिघा जिंक, एड्स, डर्मेटिनिया जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिस्टिसिरकोसिस और जैकोब डिजीज़ इसमें संक्रमण के कारण होते हैं। इसमें वाहिका रोग जो होता है वो भी एक कारण होता है, जिसमें एथेरोक्सीसिरोसिस एवं हाइपरटेंशन, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की भी एक क्राइटेरिया है इसमें। इस क्राइटेरिया के माध्यम से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो 200 सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 के आसपास पाया जाता है। कई बार टॉक्सिन के वजह से, विष के वजह से, विष एन मिथाइल, इसको 4 फेनेलिक टेट्राड्रोपाइरिडीन, जिसको MTPT भी कहते हैं, मैग्नीज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, साइनाइड और मेथनॉल आते हैं। इसके कारण भी होता है। सिर पर कोई चोट हुई हो, इंजरी हुई हो, जिसमें क्लॉट बना हो, वैसी भी कंडीशन हो सकती है। और कई बार ये अनुवांशिक हेरिडेटरी, जिसमें हिक्टोनिस डिजीज़ और कई बार कैथनोसिस्टोसिस के कारण भी पार्किंसन होता है।
इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? अधिकतर रोग का जो आरंभ होता है वो 50 से 60 वर्ष की आयु में होता है। सामान्यतः इसका प्रथम लक्षण किसी एक हाथ में कंपन होना, कंपन नियमित तथा तालबद्ध ढंग से प्रति सेकंड 4 से 8 बार तक होना। कंपन शरीर की दूसरी स्थिति रचनाओं में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देना। जीभ और आंख बंद करने पर पलकों में कंपन। कंपन प्रायः विश्राम काल में ही होता है या अन्य समय पे। स्वाभाविक गतिविधियां, जो स्वाभाविक गतियां होती हैं वो कम या घृणता जिसमें रिजिडिटी उपस्थित होती है, ऐसी कंडीशंस के साथ होता है, ये एक लक्षण होता है। चलते समय बाहों को आगे पीछे होने के स्वतंत्र गतियां कम या लुप्त हो गई हो, ऐसी कंडीशंस आती हैं। शरीर की सभी गतियां धीमी और कम हो जाती हैं। फिर छींक आएगा लग रहा है। रोगी छोटे छोटे कदम उठाते हुए भी भागता सा प्रतीत होता है। शब्दों को बार बार दोहराते हुए बोलता है और हाथ की जो लिखाई होती है वो सिकुड़ी सी और छोटी होती चली जाती है। इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं। अधेड़ अथवा वृद्ध लोगों को ये अपमानजनक रोग कंपन के रूप में अभिव्यक्त होता है। एक हाथ में प्रारंभ होकर बाद में ये अन्य अवयवों को प्रभावित करता है, जिसमें लड़खड़ाहट पूर्ण स्थिरता, गति और मुखौटे के समान भाव भी व्यक्ति सहित होता है। भाव भी व्यक्ति। लक्षण एंसीफ्लाइटिस लिथीरेजिका के आक्रमण के बाद भी हो सकता है। पार्किंसन की जो चिकित्सा और मतलब जो औषधि चिकित्सा जो होती है होनी चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, रोग के कारण को दूर करना चाहिए। प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए। अतः यदि कोई रोगी किसी औषधि का सेवन करता है तो उस कंडीशन में उसको बंद करा देना चाहिए। इसकी चिकित्सा को हमने 3 निम्न भागों में विभक्त किया है। सामान्य अवस्था में इसमें रोगी को अपना नित्य कार्य जैसे घूमना फिरना, मित्रों के साथ या संबंधियों के साथ मिलते रहना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए। प्रत्येक जो जॉइंट्स होते हैं उसको चलते रहना चाहिए, जो पॉइंट टू पॉइंट होना भी चाहिए। इसके लिए विविध प्रकार के कुछ एक्सरसाइज होते हैं, वो व्यक्ति को करते रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है औषधीय व्यवस्था, जहाँ पे अगर किसी को पार्किंसन आ रहा है तो रायोप्लास्ट सेल केयर एक ड्रॉप है, इसको देना चाहिए। इसके अलावा में पार्किंसन ड्रॉप है, इसको देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम, मैंने हाथ ऐसे नहीं उठाए हैं, टेम्पोरल, ऑसिपिटल को छोड़ दीजिएगा, टेम्पोरल जो पोर्शन होता है जो कान से ये होता है, और ये जो होता है ये फ्रंटल सामने का पोर्शन, फोरहेड जो है, मतलब अगर आपको इस 2 पोर्शन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको ब्रेन स्टेम्प का कॉम्प्रेस यूज़ करना होगा। बट अगर लगता है कि नहीं प्रॉब्लम पीछे से है, ऑसिपिटल ब्रेन वाले पार्ट पे है, तो वहाँ पे NH नो पैरालिसिस कॉम्प्रेस का यूज़ आपको करना चाहिए। ये डिजीज़ वाइज बताना ज़रूरी होता है। पेशेंट को कई बार बीपी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप HBP, NH
HBP जो ड्रॉप है उसको आप दे सकते हैं, या S1RE का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हाई BP जा रहा है तो वहाँ पे S1YE का यूज़ कीजिएगा A3 के साथ। पेन आ रहा होगा तो F2 भी आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। डिप्रेशन अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिल रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रोफियर टैबलेट आती है, नारायण हर्बल स्पैजरिक के द्वारा निर्मित है। इसको भी आप पेशेंट को दिन भर में सुबह, दोपहर और रात 3 बार खाने के लिए 2-2 गोली चूसने के लिए दे सकते हैं। व्यक्ति खाना खाया हो या ना खाया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी जो कंडीशन आती है वो कई बार क्लॉटेड होता है, बहुत ज़्यादा क्लॉटेड होता है, तो यहाँ पे एक NH नो ब्लॉकेज है, इसका भी उपयोग यहाँ आपको करना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 38 रेमेडीज़ से बना लेना है तो आप A2F2 यूज़ कर सकते हैं C5 या S5 के अल्टरनेट से। इससे भी आपके ब्लॉकेज डिज़ोल्व होना चालू हो जाते हैं। ये एक कंडीशन आती है। कई बार पेशेंट में नींद नहीं आती पेशेंट को, तो आप वहाँ पे न्यूट्रिक कॉम्प्रेस यूज़ कर सकते हैं, या F1S1WE को भी आप लगा सकते हैं। अगर अधिक लार व्यक्ति में दिखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा लार बन रही है, लार आ रही है, तो आप वहाँ पे पेशेंट को BE का A3BE को आप पीने के लिए दे सकते हैं। कई बार पेशेंट में अवसाद महसूस होता है पेशेंट को, तो वहाँ पे आप पेशेंट को NH लीवर टॉनिक और NH नो एसिडिटी ड्रॉप पीने के लिए दे सकते हैं। ये कंडीशंस के अनुसार है। अगर रोगी का डिप्रेशन 40% से अधिक हो तो वहाँ पे स्ट्रेसो नाम की एक टैबलेट आती है, माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट, वो आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप पार्किंसन डिजीज़ को पूर्ण रूप से न्यूट्रल कर सकते हैं। इसमें 6 महीने से साल भर का टाइम आपको अधिकतम लग सकता है। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नसक मेथोडोलॉजी।